सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे अधिनियम पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे कानूनी और व्यापारिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में अप्रैल 2026 में लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए गए जन विश्वास प्रावधान संशोधन अधिनियम 2026 की। इस कानून का उद्देश्य छोटी मोटी गलतियों के लिए जेल की सजा को खत्म कर व्यापार और जीवन को सरल बनाना है। इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सलमान रावी जी और मध्य प्रदेश पुलिस में एसपी रेडियो श्री शशांक गर्ग जी। आप दोनों ही अतिथियों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद कटियार साहब। धन्यवाद कटियार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। रावी जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में समझाएं कि ये जो जन विश्वास अधिनियम 2026 है, ये आखिर में है क्या और इसका मुख्य दर्शन क्या है? देखिए, ये जो बिल लाया गया है, ये इसका उद्देश्य यही है कि भारत में ये हमारे कानून एक तो बहुत अंग्रेज़ के ज़माने के कानून चले आ रहे हैं और वो जब कानून बनाए गए थे उस वक्त का जो वो था वो एक कॉलोनी को इस्टेब्लिश करने के लिए जी। तो जो छोटे छोटे मामले होते थे, अब कोई अपनी भैंस चरा रहा है जंगल के इलाके में जी, या छोटा सा कहीं फॉर्म भरते हुए कोई त्रुटि हो गई जी, या कोई कंपनी ही बनाई, उसने डायरेक्टर ने मान लीजिए गलती से कोई जानकारी उसमें ठीक से दे नहीं पाई या कोई कंफ्यूजन रह गया हो, तो उसमें आर्थिक दंड के साथ साथ कारावास का भी प्रावधान था जी। छोटे छोटे। अब भैंस चराने के जुर्म में अब वो जेल चला गया 3 महीने के लिए, तो इस तरह के कानून हुआ करते थे। तो सरल भाषा में जिससे लोग समझ पाए, हालांकि बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, वो रेशम बोर्ड से लेकर भी है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था कि ये बाबुओं के चंगुल में जो इंसान जाके फंसता है, आम आदमी जाके फंसता है, फाइलों के चक्कर में फंसता है, उसको सरल किया जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो वाकई में अपराध में की श्रेणी में नहीं आते हैं जी। मतलब छोटे मोटे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। अब मान लीजिए कि हेलमेट वाला फॉर एग्जांपल, अब बिना हेलमेट के कोई जा रहा है, अब उसको जेल तो नहीं भेज देते जी। तो उसमें एक जुर्माना लगाया और वो कर दिया। वो एक दीवानी जो है पेनल्टी होती है, सिविल पेनल्टी। अब वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है जी। तो इसी तरह से, ये तो मैंने उदाहरण के लिए बताया, तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन जिनमें जो सज़ा थी वो दोनों थी, या तो कारावास और दंड या सिर्फ कारावास या फिर आर्थिक दंड। तो अब इसको थोड़ा सरलीकरण करने के लिए, बाबुओं के चंगुल से निकालने के लिए लोगों को, खास तौर से व्यापारी वर्ग को, क्योंकि व्यापारियों में क्या है कि अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक धारणा रहती है हमारे दिमाग में कि अब एक फूड कोई अपना स्टॉल चला रहा है या कोई एक छोटा सा ईटरी चला रहा है, तो अब वहाँ फूड इंस्पेक्टर साहब पहुँचते हैं। अब वो अगर उनको जो है ठीक से सर्व नहीं किया तो उन्होंने 10 तरह के जुर्माने ठोक दिए। अब वो प्रावधान थे उसके तहत तो उनको जेल चला जाना है। तो अब ये सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सरकार का एक मोटो रहा है कि यहाँ पर जो है आसानी से लोग बिजनेस कर पाएँ। और एक बात ये भी आ रही थी कि इतनी पेचीदगी थी ये फाइलों की और इसकी जिसकी वजह से बाहर से लोग आकर यहाँ निवेश करने में थोड़ा सा डरते थे कि विदेशों में उतना बड़ा अपराध नहीं है। यूके में आप चले जाएंगे, चूँकि मैं बीबीसी में रहा और वहाँ पे यूके वगैरह भी गया हूँ, तो वहाँ पर जो चीज़ें बहुत मामूली और सिविल पेनल्टी पे छोड़ दी जाती है, वो यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस के तहत उसको जेल जाना पड़ता है। तो इस पर चर्चा हो रही थी और सरकार ने इसकी पहली 2023 में इसका पहला वो हुआ है और 2025 में अभी अप्रैल माह में ही राज्यसभा और लोकसभा से पारित हुआ। ये एक गेम चेंजर साबित होगा, खासतौर से राहत देने के लिए जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सर, इसको अगर हम पुलिस के नज़रिए से देखें तो जन विश्वास बिल का सबसे बड़ा बदलाव क्या है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पुलिस के नज़रिए से तो ये महत्वपूर्ण है ही। दंड शास्त्र जो है, अपराध शास्त्र का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, तो दरअसल बात यही है कि किसी भी जो हमारा लीगल जस्टिस सिस्टम होता, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता, उसका मूल उद्देश्य क्या है कि अपराधों में कमी आए, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दंड किस बात के लिए दिया जाता है कि ताकि अपराधी उस अपराध को करने से विरत हो जी। अब जैसा अभी सलमान जी ने बताया, बहुत छोटे छोटे से ऑफेंसेस, बहुत जो पेटी ऑफेंसेस जिनको कहते हैं, क्षुद्र अपराध हैं जी,
आप ये मान के चलिए कि लगभग 93 से 95% तो ये ऐसे छोटे अपराध होते हैं, गंभीर अपराध कम होते हैं, जबकि पुलिस का जो मूल काम है ऐसे गंभीर अपराधों को सुलझाना, अपराधियों को दंड दिलवाना। अब जैसा एक छोटे से बात सलमान जी ने कहा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट में एक प्रावधान था अनुपस्थिति पर भी जेल जाने का दंड। बड़ा, यद्यपि इस पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो देश काल परिस्थिति के अनुसार कानून है जी, वो जैसा आपने बताया अंग्रेज़ों ने बनाया था जी, तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो कानून है वो किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं करता था जी। तो अब पुलिस पर भी उतना बोझ और अदालतों पे भी उतना बोझ बना हुआ है इन छोटे छोटे कानूनों के, इन छोटे छोटे अपराधों के लिए। अपराध भी नहीं, क्योंकि उसे एक परिभाषा में अपराध घोषित कर दिया गया, इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया जी। अब यहाँ पर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग, मैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से ज़्यादा ईज़ ऑफ लिविंग पे बात करूँगा कि ये पुलिस के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम इन छोटे पेटी ऑफेंसेस को छोड़कर जी, जो हमारी प्रोफेशनल जो हमारी अपेक्षाएं हैं कि हमें इन गंभीर अपराधों पर ध्यान देना चाहिए, उस पर हम बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। और वास्तव में इसको हमारे यहाँ जिसको कहते हैं बेसिक पुलिसिंग, उसका भी मूल उद्देश्य यही है। तो जो बेसिक पुलिसिंग में हमें इसमें मदद मिलेगी कि हम अपने गंभीर अपराधों पर पर्याप्त समय इन्वेस्ट कर पाएंगे जी। और जो ऐसे पेटी चीज़ें, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया, सलमान जी ने जो उदाहरण बताए, और एक तरह से हमारी मानसिकता भी बदलेगी जी। हमारे जो अंग्रेज़ों ने बनाया था उन्होंने शासन करने के लिए या कहें कि दलन के लिए ये जो कानून बनाए थे, अब लोकतंत्र में ये कतई समीचीन नहीं है कि अपराध के तुलना में आप अधिक दंड दें उसे जी, कि कहीं से समीचीन नहीं है। तो एक और दंड हो गया। हाँ, ये एक किस्म की डबल जेवोपार्डी कह सकते हैं इसको आप। तो ये दोहरे दंड से बचाव का भी एक बड़ा अच्छा प्रयास है। तो ईज़ ऑफ लिविंग, हमारा पुलिस का जो कहना चाहिए मानवीय चेहरा और बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है इन प्रावधानों से। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। कहीं ना कहीं पुलिस इन छोटे छोटे अपराधों की जो कार्यवाही है उसमें उलझकर बड़े अपराधों की तरफ जो उनका ध्यान जाना चाहिए वो नहीं जा रहा था, तो उसका भी एक प्रयास कहीं ना कहीं किया गया है। बिल्कुल। अगला प्रश्न मेरा सलमान जी आपसे फिर है कि इस जन विश्वास बिल का जो नाम जन विश्वास ही रखा गया है, जिसको हम लोगों का भरोसा बोलते हैं, इसके पीछे क्या सोच आपको लगती है? देखिए, जन विश्वास सबसे पहले तो तब आता है जब उसमें जेल का प्रावधान हटा दिया जाए जी, तब एक भरोसा डेवलप करता है लोगों के अंदर। अब मान लीजिए कि बिजली के मामले हैं, छोटी सी बात, बहुत छोटी सी। अब बिजली का अब तक का क्या था, अब गर्ग साहब जो है पुलिस में हैं, अब बिजली के मामले में वो आर्थिक दंड भी था और जेल भी थी। तो ईज ऑफ लिविंग जो जैसा अभी गर्ग साहब ने कहा, एग्जाम्पल दिया, तो आदमी जो है जिसके घर में बिजली का है, मान लीजिए कि मैं ही 1 महीने के लिए बाहर चला गया जी, या किसी इमरजेंसी में कोई चला गया जी, 2 महीने 3 महीने, अब इलाज के लिए लोग जाते हैं दूसरे शहरों में, घर पे ताला लगा हुआ है, किसी कारणवश वो, चलिए अभी थोड़ा सा आसान हुआ कि यूपीआई के जरिए या इंटरनेट के बैंकिंग के जरिए बिल दे सकता है, लेकिन मान लीजिए 3 महीने तक अनुपस्थिति में उसने बिल भरा नहीं है जी, तो पहले के सिनेरियो में क्या था कि उस पर जो है केस हो जाएगा, केस भी हो जाएगा और वो जेल भी जाएगा और आर्थिक दंड भी होगा। तो ये क्या है कि एक, और वो उसकी पेचीदगी में अब फिर वो बिजली के दफ्तर के चक्कर लगाना, लाइन में लगना, कारोबार उसका अगर मान लीजिए कारोबारी है उसका, वो सब छोड़ छाड़ करके वो जो है उस लाइन में लगकर वो काम करवाने जाएगा, तो कई तरह से उसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कि रोजगार पर बात आई, घर में जो है वो है, तो ये ईज ऑफ लिविंग कहाँ हुआ, तो और पेचीदा हो गया ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ ना, ईज ऑफ लिविंग हुआ। तो अब मान लीजिए अब जो संशोधन किया गया है उसमें है कि अब उसको एक सिविल जो पेनल्टी, दीवानी जो है पेनल्टी लगाई जाएगी, जिससे कि बड़ी राहत हुई लोगों को। ये अब पुलिस के लिए भी राहत है। अब पहले पुलिस जो है वो क्रिमिनल, हार्डन क्रिमिनल और जो है बड़े क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करके, प्रोसिक्यूट करके उस पे करे, या बिजली के मामले में जाकर जो है वो कोर्ट में हाजिरी दे जाकर और जो है वहाँ पर वो करे। तो ये जो है सबके लिए एक आसानी हुई। जन विश्वास का भी आप अंदाजा लगाइए कि 784 धाराओं में संशोधन किया गया जी, जिसमें से 717 धाराएं जो है उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया। तो आप ये इसी के पैमाने से आप देखिए 717 मामलों को अगर डिक्रिमिनलाइज किया गया
तो जो लोग इन छोटे छोटे मामलों में, और ख़ास तौर से आदिवासी इलाकों में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें प्रावधान है जेल जाने का, वो बेचारे जानते भी नहीं, अनपढ़ लोग हैं, जंगल के रहने वाले हैं। तो ये जो डीक्रिमिनलाइज किया है, इससे यही एक वो रास्ता है जिससे कि विश्वास पैदा होता है। बिल्कुल ठीक कहा सर। और मेरा अगला सवाल भी डीक्रिमिनलाइजेशन पर ही था। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बिल में जो डीक्रिमिनलाइजेशन का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका क्या ये मतलब तो नहीं है कि अपराध माफ़ कर दिए जाएंगे, या इसका वास्तविक मतलब क्या है सर? ये अच्छा प्रश्न है। दरअसल फिर मैं अपराध शास्त्र की ओर ही जाऊंगा, जिसमें ये माना जाता है कि जो मूल सिद्धांत ये है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक अन्यथा सिद्ध ना हो जाए जी। लेकिन ये जो कानून है, जिसमें जैसे ये तमाम जिनमें अभी डिक्रिमिनलाइजेशन वाली बात आ रही है, कतई यह नहीं है कि आप किसी गंभीर अपराधी को आप छोड़ देंगे या आप उसको अपराधी घोषित नहीं करेंगे। ये वैसी बात है कि आप एक सामान्य नागरिक को, जैसा सलमान जी ने कहा, एक आदिवासी है, एक रिक्शा चालक है, एक वाहन चालक है जिसका लाइसेंस अभी एक्सपायर होने वाला है। अब हम यदि उसको किसी तरह से हम उसको पेनलाइज करते हैं तो हमारा उसके अंदर कहीं ना कहीं इससे बचने की प्रवृत्ति आएगी। हमारा जैसे पुलिस की एक छवि बना दी गई, क्या बना दी गई इन सारे कानूनों की वजह से, कि हम हर किसी को शक की नज़र से देखते हैं। और एक लोकतंत्र के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि हम अपने ही, हम यदि तथाकथित लोक सेवक हैं, हम जिनकी सेवा के लिए बने, हम उनको ही सबसे पहले संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये माना गया कि आप किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं मानेंगे जब तक अन्यथा सिद्ध ना हो जाए। तो इसमें क्या किया गया, ऐसे साधारण मामले, जैसे आपने कहा फूड एंड ड्रग से संबंधित जो कानून है, उसमें अपराध जो गंभीर अपराध हैं, एडल्ट्रेशन है या इस तरह के, या ड्रग्स में कोई मिलावट है या उसका सब स्टैंडर्ड होना है, इसमें कहीं ऐसा नहीं किया गया कि इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। हाँ, लेकिन इनके लिए यदि कोई इस तरह के कार्य करता, उसको और महंगा सौदा बना दिया गया है, स्तरीकरण कर दिया गया है कि आप पहली बार ये करोगे तो ऐसा इस स्तर का जुर्माना, वार्निंग पहले। हाँ, यदि ऐसे गंभीर अपराध हैं यदि, तो ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह से अलग कर दिया गया। हाँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया लाइसेंस वाली बात जी, तो अब ये कोई सामान्य व्यक्ति इस एक कारण से अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। आप 1 माह का उसे समय दे रहे हैं कि आपको ये एक पीरियड, आपको एक ग्रेस पीरियड दे दिया गया है, आप इस समय आप बनवा लें, उस समय तक वैध माना जाएगा जी। तो ये इसको पूरा एकदम एकांगी दृष्टिकोण से ना देखकर थोड़ा सा हमें विस्तृत दृष्टिकोण से देखें तो ये कहेंगे कि गंभीर अपराधों में कोई क्षमा नहीं है, कोई, बल्कि उसमें और सख्त प्रावधान किए गए हैं। किंतु जो ऐसे साधारण जो चीज़ें हैं जो त्रुटिवश, जिसमें मंशा देखी जाती है, मैंने कहा जैसे अपराध शास्त्र में मंशा देखी जाती है, यदि क्रिमिनल इंटेंट नहीं है तो उसमें आपको अपराधी की तरह नहीं देखा जाएगा, आपको एक सामान्य व्यक्ति की तरह देखा जाएगा जिससे त्रुटि हुई है जी। तो आपको पहले चेतावनी, आपको समझाइश, उसके बाद फिर चालान, जैसे जैसे कहा आर्थिक दंड, और उसके बाद जाकर फिर FIR या चालान, ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो ये स्तरीकरण एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ है। इसको एग्जैक्टली डीक्रिमिनलाइजेशन गंभीर अपराधों के लिए ना माना जाए, लेकिन हाँ, साधारण अपराध, साधारण, मैं फिर वही अपराध, चूँकि हम लोगों को आदत हो गई उसे कहना, तो ये कहें कि जो एक अपचार, जो छोटे अपचार हैं जी, उसको हमने ये विश्वास, नागरिक के ऊपर विश्वास बढ़ाने के लिए इस कानून को लेके आया गया है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि छोटे अपचारों का सही उपचार करने की मनोदृष्टि जो है हमारे अच्छा जार्गन आपने दिया, ये हमारी शासन के द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न सलमान जी आपसे है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अभी हमने चर्चा करी संक्षिप्त में, हमारे प्रश्नों के बीच में निकल के भी आई वो। आम श्रोता को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब अगर समझाना हो तो उस नज़रिए से ये जन विश्वास बिल कितना अहम है? देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग का मतलब है कि कोई भी व्यापार अगर कोई शुरू करना चाहता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो
चाहे वो बहुत बड़े पैमाने पर कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा रहा है या छोटा सा अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है जी, या कोई MSME जो है स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसको वो प्रक्रिया है, अगर वो लाइसेंसिंग की, बेसिकली ये लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है जी, तो उसको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए किसी भी इंसान को एक बिजनेस शुरू करने के लिए, तो उसका ये जो प्रोसेस है और उसमें जो ये सारी चीज़ें आती हैं, उसमें ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की कैटेगरी तय की गई है। तो उसमें सब देशों की रैंकिंग होती है। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने कई बार ये जो है मामला सरकार के सामने उठाया था, CII ने जी, और उसमें उस ज़माने में ये सरकार ने इसलिए भी इस पर ध्यान दिया कि भारत की रैंकिंग काफ़ी नीचे थी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, इसलिए क्योंकि जो बाहर के विदेशी जो निवेशक थे या विदेश के आने वाले लोग अगर कोई यहाँ पर अपना करना चाहते थे, तो वो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में क्या है कि उसको जो क्रिमिनलाइज कौन से सेक्शंस थे कि मान लीजिए कि अपने फॉर्म में लिखते हुए कोई गलती कर दी जी, ये भूल है, ये मानवीय भूल भी हो सकती है ना, जी, जी, बट दैट डज नॉट अमाउंट टू अ क्रिमिनल ऑफेंस कि जैसे डकैती डालना, चोरी करना या मर्डर करना। जी, लेकिन क्या था उसमें प्रावधान कि अगर आपने फॉर्म भरने के लेवल पर और जानकारी देने के लेवल पर अगर त्रुटि पाई गई तो उसमें जुर्माने के साथ साथ जेल का भी प्रावधान था। जी, तो अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि अब वर्ल्ड बैंक का जो इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, उसके हिसाब से देशों का जो है वो पैमाना नापा जाता है। तो इस मामले में इंडिया का काफ़ी ख़राब वो रहा प्रदर्शन। इस वजह से जो बिजनेस बॉडीज़ हैं, CII है, FCCI है और बहुत सारे कन्फेडरेशंस हैं जो ये सरकार के साथ बार बार डायलॉग ये इनिशिएट करते थे कि परेशानियाँ आ रही हैं, बाबूडम में जाके फंस जा रहा है, अब ये कागज़ों की प्रक्रिया में, या कोई इंडस्ट्री भी लगाए तो अब फैक्ट्री इंस्पेक्टर जा रहा है, उसके 10 तरह की जो है वो पूरी करनी है, तो और वो अगर खुश नहीं किया गया तो साहब वो जो है कोई ऐसा क्लॉज लगा देगा जिसकी वजह से डायरेक्टर को भी जेल जाना पड़ जाएगा या फिर मोटा आर्थिक दंड देना पड़े। तो उसका एक पैमाना तय किया जिसमें इसको डीक्रिमिनलाइज किया कि अगर सिर्फ फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो ठीक है। और इसमें सबसे जो अच्छी बात आई है वो जैसा कि सर ने भी बताया कि एडजुडिकेशन का प्रोसेस, कि एक जो है जैसे कोर्ट में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है, तो वैसे एक पंचायत टाइप की है कि जो प्रशासनिक स्तर पर हो जाएगी। अब मैंने वार्निंग दे दिया कि भाई आप आइंदा से ऐसा मत कीजिएगा। तो क्या है कि अब देखिए अगर कोई कार्रवाई होती है किसी बिजनेसमैन पे तो उसके फॉलोआउट देखिए आप क्या क्या हैं, कि सबसे पहले तो वो उसका जो मेन पर्पस था कि वो अपना प्रोडक्शन का टारगेट अचीव करे या अपना जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने का टारगेट अचीव करे, उन सब को छोड़कर वो वकीलों के चक्कर में पड़ेगा, वो अदालतों के चक्कर में पड़ेगा, वो दौड़ लगाता रहेगा। तो क्या हुआ उसका फॉलोआउट हुआ कि उसका जो है बिजनेस सफ़र कर रहा है, उसके घर में परेशानी, फिर उसको ही हैज़ टू मतलब उसको बहुत सारा मोटा ही हैज़ टू डिश आउट अ हेफ्टी अमाउंट टू हायर लॉयर्स। तो ये जो प्रक्रियाएं थी ये इसको ख़त्म करके एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए कहा गया कि अब जो है बेझिझक बेखौफ, अब उसके दिल में डर नहीं है कि अगर मुझसे कहीं ये गलती होगी। नहीं तो पहले तो एप्रीहेंशन था कि कहीं मेरे से ये छूट गया, कहीं ये छूट गया, या ऐसा नहीं हो पाया, ये जानकारी मैं अगर नहीं दे पाया टाइम पर, तो अब मान लीजिए कि 15 दिन में मुझे देना है, नोटिस आ गया कि आप 15 दिन के अंदर ये दीजिए, और वो बेचारा नहीं दे पाया 15 दिन के अंदर, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी टू द लेवल ऑफ फाइलिंग ऑफ केस एंड जेल। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया संशोधन हुआ है 2.0 जो 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को दोनों सदनों से पास हुआ है, इसके बाद काफ़ी राहत की सांस ली है इंडस्ट्रीज़ ने भी और छोटे बिजनेस का जो प्लान करने वाले लोग हैं। क्योंकि देखिए ये तो कटियार साहब अभी तो गर्ग साहब भी आप अग्री करेंगे कि अभी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट होना, और प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं सेल्फ रिलायंट होने के लिए कि खुद अपने ऐसे हों कि 10 लोगों को रोजगार भी दे पाए। तो अब उस दौर में हम आ गए हैं। उस दौर में ये कानून अगर आया है तो वो फैसिलिटेट करेगा, लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि वो अपना जो है वेंचर करें। नहीं तो लोग संकोच के मारे नहीं करते थे कि अरे कौन इसमें पचड़े में पड़ने जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा सर, मैं यही बोलने वाला था कि जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं तो उस दौर में तो ऐसे कानून की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और सही समय पर इसको यहाँ पर लाया गया है। अगला सवाल गर्ग साहब मेरा आपसे है, थाने और पुलिसकर्मी जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनको क्या अभी कुछ इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है? इम्प्लीमेंटेशन में क्या किसी प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं, उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा? ये बात आपने ठीक कही, चुनौतियां तो निश्चित रूप से हैं। कोई भी नई चीज़, नए प्रावधान जब लागू होते हैं तो एक तरह से अनलर्न करना,
फिर रीलर्न करना जी, ये दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अब अनलर्न करना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस समय कि जो हमारे पुरातन पंथी या जो हमारी पारंपरिक सोच है उसको हमें बदलना पड़ेगा। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जनोन्मुखी कानून है, तो हमको सबसे पहले यही समझना है, तो इसके लिए कि भाई हमें किसी भी सामान्य व्यक्ति को ये मान के चलना है कि वो सही है। तो अब इसके लिए ऐसे तो एटीट्यूडनल चेंजेस के लिए तमाम हमारे यहाँ पाठ्यक्रम चलते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन अभी इस कानून के अनुसार अभी पाठ्यक्रम को अपडेट भी किया जा रहा है जी, और ना केवल पुलिस एकेडमीज़ में बल्कि जो कर्मयोगी पोर्टल है जी, उसके माध्यम से भी इसको ट्रेनिंग देने का अभी बीच में जो हमारा साधना सप्ताह था तो उसमें एक पूरा मॉड्यूल इसके इंक्लूड किए गए थे कि अनिवार्य किया गया कि इस जनविश्वास कानून से संबंधित जो प्रशिक्षण है उसको लेना अनिवार्य किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारा जो बैकबोन है, जो थानेदार जिसको हम एसएचओ कहते हैं, और आरक्षक से लेके जो एसएचओ है वो हमारे थाने की जो हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो पुलिस का हिस्सा है उसका बैकबोन है जी। इनको अवेयर करने के लिए लगातार अब ये पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा रिफ्रेशर कोर्सेज और इनको भी डिज़ाइन किया जा रहा है, क्योंकि ये नई चीज़ें हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होगा हमारा अनलर्न करना, ये जो सबसे बड़ी चुनौती हमारा अनलर्न करना है। उसके बाद फिर ये जो लर्निंग प्रोसेस है जी, तो इसके लिए अभी अपडेशन जारी है और ग्रेजुअली उसमें और परिवर्तन आएंगे। निश्चित रूप से हमको एक सकारात्मक परिवर्तन देखने मिलेगा। तो इन चुनौतियों से पार पाके हम जनोन्मुखी पुलिस का एक शायद हम चेहरा बन पाएँ, इसके लिए अभी प्रयास जारी हैं। निश्चित रूप से ये प्रयास हमारे सफल भी होंगे, ऐसी आशा है। अगला सवाल सलमान जी आपसे है। जनविश्वास 2.0 जो अभी 2026 में पारित किया गया है, इसके पहले 2023 में भी एक बिल प्रस्तुत हुआ था, तो ये उससे कितना अलग है और क्या क्या बदलाव हैं, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें अगर हमारे श्रोताओं के लिए। देखिए, पिछला वाला जो बिल था उसमें एडजुडिकेशन का उतना स्ट्रेस नहीं दिया गया था जी, लेकिन ये जो 2.0 आया है जी, वो काफ़ी डिफरेंस उसमें ये भी है। हालांकि लोग इसमें जो है कुछ क्रिटिक्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि मान लीजिए कि अब फूड एडल्ट्रेशन का ही मामला है तो उसमें जो है कहा कि साहब क्रिमिनल ऑफेंस होता ये तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि थोड़ा डर भी पैदा होता। लेकिन इसमें जो प्रावधान किया गया है वो बहुत, आप उसको अगर गौर से पढ़ेंगे तो उसमें मान लीजिए, मैं उदाहरण स्वरूप कह रहा हूँ कि किसी ऐसे मान फूड के ही मामले में कोई पकड़ा जाता है जी, तो उस पर 500 रुपए का प्रावधान था पहले जी, लेकिन 500 रुपए के प्रावधान में जुर्माने के 500 रुपए के प्रावधान के साथ साथ जेल का भी प्रावधान जी, वो रकम अब बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है। तो अब लोग कह रहे हैं कि साहब वो ज्यादा सही रहता कि डर रहता। ऐसा है कि इसमें जो चीज लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि ये 5000 रुपए का जुर्माना तो है लेकिन इसमें वृद्धि भी 10% की है, टाइम बाउंड। तो 3 साल में फिर वो 10% की वृद्धि है जी, और फिर वार्निंग का भी प्रोसेस है जी। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेक एंड बैलेंस के बाहर हो गया है जी। अगर ये संशोधन किया गया है तो इस तरह से कड़ाई भी की गई है कि ठीक है, आप पर हम जो है आपराधिक मुकदमा नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको कंट्रोल में रखने के लिए, चूंकि आप इसमें डील कर रहे हैं फूड में और आप जो है जिम्मेदारी अपनी समझें कि आप क्या परोस रहे हैं लोगों को, तो ये चेक एंड बैलेंस को बनाए रखने के लिए जुर्माने की राशि को 5000 तो किया गया लेकिन साथ साथ उसमें वृद्धि भी है जी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, ये डिफरेंस है पिछले और इस वाले। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अगला सवाल मेरा आपसे है गर्ग जी, जैसे हमने जो मूलभूत नागरिकों की समस्याएं होती हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो गया या किसी भी तरीके का हमने किसी नियम को तोड़ दिया, उसमें काफ़ी सारी सजाएं होती हैं, तो उस लिहाज से अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस की ही बात करें कि वैधता खत्म होने के बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया, अभी रावी जी ने भी चर्चा करी, राजमार्ग को जाम कर दिया जाता है, किसी को धरना प्रदर्शन वगैरह होते हैं तो उसमें जेल की जगह केवल आर्थिक दंड का प्रावधान है, तो क्या आपको लगता है कि इससे कानून का डर कम होगा या कहीं ये नागरिकों को अनावश्यक कानूनी पीड़न से बचाएगा? किस तरह से देखते हैं इसको? ये मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये उत्तरदायी प्रशासन की ओर कदम है जी। वी आर आंसरेबल टू पब्लिक। अब यदि जैसे आपने जो बात कही ड्राइविंग लाइसेंस या रास्ता जाम करने वाले, अब आप जैसा मैंने कहा पहले भी कहा था कि अपराध से व्यक्ति विरत हो जी, त्रुटि करने से विरत हो, तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई केओस हो जाएगा या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी कि बिल्कुल अराजकता फैल जाए, एनार्की
नहीं है यहाँ पर केओस नहीं है, यहाँ पे व्यवस्थित करना है जी। आपका क्या उद्देश्य है? अपराध मुक्त समाज बनाना, अपचार मुक्त समाज बनाना। तो उसके लिए जैसा हमारे यहाँ कहते हैं वही बात कि फर्स्ट ऑफेंडर इज नो ऑफेंडर। यदि ऐसा कहा जाए, क्या कहा? स्तरीय दंड तो पहले क्या आपको समझाइश दी जाएगी, इसके बाद एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के पास जाएंगे आप, इसके बाद आपको इसमें भी ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ तक, आपको अपील करने का भी अवसर मिलेगा, अपीलेट अथॉरिटी भी है। लेकिन जैसा आपने कहा ये चक्का जाम वाला, यहाँ पे इसके लिए तो दंड है कि आपको जुर्माना भरेंगे, तो आपके लिए अपराध करना एक महंगा सौदा हो जाएगा जी। कई बार कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ऐसा कहा गया कि पीठ मारने से पेट मारना ज्यादा खतरनाक कहते हैं। लोग कहते हैं पीठ मार लो, पेट मत मारो जी। तो जब अर्थदंड कई मामलों में बहुत अच्छा डिटरेंट है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी जब हम अर्थदंड लगाएंगे। और जब हेफ्टी सम या एक बड़ी राशि से यदि दंडित किया जाता है जी, तो कहीं ना कहीं अर्थतंत्र को, जो इसका पूरा एक अर्थतंत्र है, उसको भी तोड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये एनार्की की ओर कदम है, ये एक तरह से मैंने जैसे कहा सुशासन की ओर और एक तरह से उत्तरदायी प्रशासन की ओर, जो लोक प्रशासन का मूल नियम है उत्तरदायी प्रशासन, उसकी ओर एक कदम है। मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से अव्यवस्था पैदा करेगा। बिल्कुल ठीक कहा सर। अगला सवाल सलमान जी मेरा आपसे है, मीडिया और प्रसारण क्षेत्र की बात करें जो कि आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए भी प्रासंगिक है, तो ये क्षेत्र इस बिल से कैसे प्रभावित होता है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आईटी एक्ट, क्योंकि अभी तो बहुत रेलेवेंट वो आ रहा है क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है जी, है ना, हर कोई रील बना रहा है या हर कोई रील देख रहा है जी। और उस क्रम में क्या है कि जो उपलब्ध वीडियोस होते हैं सोशल मीडिया पे और इंटरनेट के डोमेन पे जितने अवेलेबल हैं, कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, है ना, वो क्या करते हैं वहाँ से उठाकर उसको अपने उसमें शेयर कर लेते हैं जी। अब क्या है कि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो आ जाता है कॉपीराइट में जी। अगर मान लीजिए कि मैं कोई अपना चलाता हूँ टेलीविज़न चैनल और मेरा कोई वीडियो अगर चला रहा है विदाउट टेकिंग माय परमिशन, तो उसको अपराध की श्रेणी में गिना जाता रहा है अभी तक जी। तो इसलिए उस पर जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता रहा उसको जी। तो अब जो है ये सारी चीज़ें, अब उसमें क्या है कि सीधे एफआईआर दर्ज होती थी उसमें, तो और उसके बाद जो है जेल होती थी कॉपीराइट एक्ट में जी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आम जो बच्चे हैं, यंग बच्चे, वो भी समझ पाएँ कि अब वो शेयर करना, मान लीजिए कोई भी लोगो लगा हुआ है उसको शेयर करना, वो भी कॉपीराइट में आ जाता है। लेकिन अब वो प्रावधान नहीं कि भाई छोटा बच्चा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, अब उस पर एफआईआर हो गई आईटी एक्ट के उल्लंघन में, उसको यही पता नहीं है कि आईटी एक्ट में, ये कॉपीराइट एक्ट में क्या है जी। तो ये सब चीज़ों से उसको राहत मिली है। और ये हमारे लिए खास तौर से, अब मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में ही किसी ने एट्रीब्यूट कर दिया किसी को जी, तो ये अखबार के लिए, टेलीविजन के या अपने पोर्टल्स चलाने वाले जो लोग हैं, जो छोटे छोटे पोर्टल्स चला रहे हैं, पहले वो उनको कोई भी जो है अपने, अगर मुझे आप कोई पोर्टल चला रहे हैं और मैं आपको सबक सिखाना चाहता हूँ या आपसे बदला लेना चाहता हूँ, तो मैं एक शिकायत दर्ज कर दूंगा, तो आप मजबूरन जो है आप बैकफुट पर आएंगे और क्योंकि आपराधिक मामला है, एफआईआर हो जाएगा। तो अब क्या है कि वो प्रावधान हटा दिया गया, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वो किया गया कि एडजुडिकेशन। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई है इस कानून के आने के बाद कि ये पूरे प्रोसेस को एडजुडिकेशन प्रोसेस में लाया गया है, जिसमें मध्यस्थता, बातचीत और अगले अगले लेवल पर जो उसका निपटारा जी, ये सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ इसमें है। और ये इससे जो पोर्टल चलाने वाले हैं, जो रील्स चलाने वाले हैं या सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई आप दोनों ही अतिथियों के साथ। बहुत सरल तरीके से आप दोनों ने ही समझाया कि कैसे ये अधिनियम औपनिवेशिक काल की कठोर दंड व्यवस्था से हटकर एक आधुनिक और प्रगतिशील भारत की नींव रख रहा है। इस जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में। उम्मीद है कि जन विश्वास अधिनियम के इन पहलुओं को जानकर आप समझ पाए होंगे कि भविष्य में व्यापार और कानून का पालन कितना सरल होने वाला है। अगले अंक में हम मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।